माय डियर लर्नर्स, मैं किरणपाल राणा माय ज्योग्राफी चैनल ज्योग्राफी द गैलेक्सी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 11th क्लास का लेसन करेंगे सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, सौर विकिरण, ऊष्मा बजट तथा तापमान। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम सौर विकिरण करेंगे कि सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण क्या होता है। कि देखिए, जैसे ये हमारी जो है सूर्य की इमेज हमने बनाई है कि सूर्य से सोलर रेडिएशन कैसे होता है। तो यदि हम सूर्य के पृष्ठीय तापमान की बात करें, ये अर्थात इसकी जो सतह का तापमान होता है वह 6 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए यहाँ पर ये इसकी जो बाहरी सतह है, यदि हम इसकी बाहरी सतह के तापमान की बात करते हैं सूर्य का, तो इसका तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इससे हर समय सूर्य ऊर्जा की किरणें निकलती रहती हैं। क्योंकि इसके केंद्र में, जैसे कि हमें पता है जो सूर्य का जो केंद्र है, तो इसमें हीलियम और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं, और जिसकी वजह से हीलियम और हाइड्रोजन के आपस में क्रिया करने के कारण अनियंत्रित रूप से हर समय ऊर्जा विकिरित होती रहती है। तो अर्थात ये जो गर्म गैसें हैं, इनके आपस में रिएक्शन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो स्पेस में विकिरित होती है, तो उस ऊर्जा को हम सोलर रेडिएशन कहते हैं। यदि हम इसके सेंटर की बात करते हैं कि इसका केंद्रीय तापमान कितना होता है, तो इसका जो ये केंद्रीय तापमान है, इसका केंद्रीय तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। लेकिन जो सोलर रेडिएशन होता है, सूर्य की सतह से जो सोलर रेडिएशन होता है, पृथ्वी को उसका नाम मात्र एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा, अर्थात जो सोलर रेडिएशन होता है उसका यह 1 बिलियंथ का भी आधा हिस्सा, केवल 1 बिलियंथ का भी आधा हिस्सा ही पृथ्वी को प्राप्त होता है, जिसे हम सोलर रेडिएशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि सोलर रेडिएशन विच इज ओनली 1/2 ऑफ द बिलियंथ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन, की जितनी टोटल एनर्जी सन के द्वारा विकिरित की जाती है, उसका 1 बिलियंथ फ्रैक्शन का आधा भाग ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। तो जिसे हम सूर्यातप के रूप में दिखाते हैं। तो यदि दिस इज ड्यू टू द ग्रेट डिस्टेंस ऑफ अर्थ, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर, मतलब 1500 लाख किलोमीटर दूर है। और दूसरा कारण है कि जो पृथ्वी का साइज है वो सूर्य की अपेक्षा बहुत ही कम है, अर्थात पृथ्वी का साइज बहुत छोटा होने के कारण और पृथ्वी सूर्य से 150 मिलियन किलोमीटर दूर होने के कारण इस सोलर रेडिएशन का पृथ्वी को बहुत ही छोटा सा हिस्सा प्राप्त होता है। आगे देखिए, इंसोलेशन या सूर्यातप को परिभाषित किया गया है कि द सोलर रेडिएशन ट्रेवलिंग फ्रॉम द सन एंड रीचिंग द अर्थ इज नोन एज सोलर रेडिएशन, कि सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा तथा इसमें से जो हिस्सा पृथ्वी तक पहुंच पाता है, केवल उस हिस्से को ही सूर्यातप कहते हैं। तो आगे हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन, की जो सूर्यातप
पृथ्वी को प्राप्त होता है उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना कहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये देखिए सोलर रेडिएशन जो है या जो इंसोलेशन है वह पूरी पृथ्वी पर एक जैसा प्राप्त नहीं होता। जैसे कि इक्वेटर की यदि हम बात करें कि जैसे हमारी पृथ्वी जो है, यदि हम पृथ्वी का चित्र बनाएं कि जैसे कि ये देखिए यहाँ पर ये जो है हम पृथ्वी बना रहे हैं, ये इसका सेंट्रल पार्ट है, 0 डिग्री सेल्सियस इसको बोलते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर इसको भूमध्य 0 डिग्री सेल्सियस अक्षांश इसको बोलते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा। तो इस पर सूर्यातप सबसे अधिक प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सारा साल सीधी पड़ती हैं। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो सूर्यातप की मात्रा भी घटती जाती है। यदि हम टोटल इंसोलेशन प्राप्त होने की बात करते हैं तो इक्वेटर पर इस भूमध्य रेखा पर ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, जैसे कि नॉर्थ पोल्स है। ये यहाँ पर इसकी हम यदि बात करें तो नॉर्थ पोल और ये यहाँ पर ये है साउथ पोल। इन दोनों ध्रुवों तो भूमध्य रेखा पर या इक्वेटर पर ध्रुवों की अपेक्षा 4 गुना सूर्यातप प्राप्त होता है। इसके बाद हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ, ये देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसका अक्षांश है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। और ये देखिए यहाँ पर ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में इसको बोलते हैं मकर रेखा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा इन दोनों के बीच में सूर्यातप अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता है और जैसे जैसे इनसे दूर जाते हैं तो सूर्यातप की मात्रा भी घटती जाती है। तो अर्थात 23.5 डिग्री से जो 66 डिग्री जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो सूर्यातप की मात्रा बहुत कम होती जाती है और ध्रुवों पर तो यह माइनस में तापमान रहने के कारण ये ध्रुवीय क्षेत्र जो है, जो हमारा ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पर बर्फीले क्षेत्र पाए जाते हैं। तो आगे अब हम करेंगे कि इस इंसोलेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंसोलेशन या सूर्यातप प्रभावित होता है। सबसे पहले है ये देखिए इंक्लिनेशन ऑफ सन्स रेज, सूर्य की किरणों का झुकाव। जैसे कि अभी हमने इस चित्र में देखा था कि जो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लांबिक बढ़ती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। यदि ये आगे कर्क रेखा पे पड़ती हैं तो इनका एंगल जो है चेंज हो जाएगा, ये तिरछी हो जाएंगी, मकर रेखा पर तिरछी हो जाएंगी और आगे ध्रुवों की तरफ इनका एंगल सूर्य किरणों का झुकाव और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चित्र में दर्शाया गया है। तो देखिए ये सन बीम है, सन बीम ए, सन बीम बी, सन बीम सी। तो ये देखिए तो इसमें जो सूर्य की किरणों का झुकाव है वह जो है कई प्रकार से सूर्यातप को प्रभावित करता है। पहला है एरिया, क्षेत्रफल। यदि सूर्य की किरणें तिरछी हैं तो उनको बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल गर्म करना पड़ता है, इसलिए उस क्षेत्र में सूर्यातप प्रति इकाई कम प्राप्त होगा। और भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, इनका एंगल 90 डिग्री का है। तो इनको देखिए चित्र में भी दर्शाया गया है बिल्कुल क्लियर कि इसको बहुत ही कम क्षेत्रफल गर्म करना पड़ता है, इसलिए बहुत अधिक सूर्यातप प्राप्त होगा। ये बी बीम है, इसको ये ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा इसका एंगल इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए इसको इन ध्रुवों की अपेक्षा कम क्षेत्रफल गर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्रुवों की अपेक्षा जो है अधिक सूर्यातप प्राप्त होगा और इससे भी अधिक सूर्यातप भूमध्य रेखा पर प्राप्त होगा। इसको हम ये क्षेत्रफल के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर दूसरा हमारा जो आता है थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि
वायुमंडल की मोटाई कितनी है उस पर भी निर्भर करता है कि किस क्षेत्र में कितना सूर्यातप प्राप्त होगा। जैसे कि इस चित्र में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बीम ए को कम वायुमंडल में से क्रॉस होना पड़ता है, बीम बी को उससे ज़्यादा वायुमंडल में से क्रॉस होना पड़ता है, बीम सी को उससे ज़्यादा वायुमंडल में से क्रॉस होना पड़ता है। तो इसीलिए बीम इसको ज़्यादा वायुमंडल गर्म करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, यहाँ अधिक सूर्यातप प्राप्त होगा। इसको इससे ज़्यादा वायुमंडल गर्म करना पड़ेगा, यहाँ पर सूर्यातप अधिक प्राप्त होगा। और ध्रुवों पर सबसे अधिक सूर्यमंडल गर्म करना पड़ेगा, अर्थात वायुमंडल में बहुत अधिक ऊर्जा वायुमंडल में ही खर्च हो जाएगी, तो पृथ्वी को कम सूर्यातप प्राप्त होगा। उसके बाद हमारा सेकंड फैक्टर आता है इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन इंसोलेशन, सूर्यातप पर वायुमंडल का प्रभाव, अर्थात वायुमंडल की परिस्थितियाँ कैसी है, उसमें बादल कितनी मोटाई के हैं, कितने ज़्यादा हैं, उसकी कितनी प्रतिशत मात्रा है, कम है, ज़्यादा है, डस्ट कितनी है, वायुमंडल की मोटाई कितनी है, डस्ट कितनी है, वाटर वेपर कितनी % है। तो इस हिसाब से जो सूर्यातप है वह रिफ्लेक्ट होगा या एब्जॉर्ब होगा या ट्रांसमिट होगा, तो जो वायुमंडल है उसकी दशाओं पर निर्भर करता है। तो वायुमंडल में जितने डस्ट पार्टिकल्स हैं, थिकनेस जितनी ज़्यादा है, वाटर वेपर जितने ज़्यादा हैं, उतना वायुमंडल में ही सूर्यातप खर्च हो जाएगा, पृथ्वी पर कम पहुँचेगा। यदि क्लाउड्स मोटे हैं, उनकी मोटाई ज़्यादा है, तो तब भी सूर्यातप पृथ्वी पर कम पहुँचेगा। तो ऐसे ही आगे हमारा आता है इम्पैक्ट ऑफ लैंड एंड वाटर, भूमि और जल का प्रभाव। तो जैसे कि हमें पता है कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो लैंड की अपेक्षा 5 गुना ज़्यादा होती है, अर्थात पानी भूमि की अपेक्षा 5 गुना देर से गर्म होता है और 5 गुना देर से गर्म होता है और 5 गुना देर से ही ठंडा होता है। तो इसलिए भूमि और जिस क्षेत्र में जल क्षेत्र जितना ज़्यादा है वहाँ कम सूर्यातप प्राप्त होगा, क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट होने के कारण जो सूर्यातप है वो देखिए इसमें से ट्रांसमिट होकर गहराई तक चला जाएगा। लेकिन लैंड एरिया में ट्रांसमिशन इतना नहीं होता, ट्रांसपेरेंट नहीं होती, तो जो लैंड एरिया है वह वाटर की अपेक्षा 5 गुना जल्दी से गर्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है 5 गुना अधिक सूर्यातप प्राप्त होगा, और जबकि जलीय क्षेत्र में 5 गुना कम सूर्यातप प्राप्त होगा। उसके बाद हमारा लेंथ ऑफ द डे और ड्यूरेशन, कि जैसे कि सूर्यातप उतना ज़्यादा प्राप्त होगा जितना दिन की लंबाई ज़्यादा होगी, क्योंकि दिन में ही सूर्य चमकता है उतना ही हमें सूर्यातप अधिक प्राप्त होगा, रात्रि के समय सूर्यातप प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए जैसे कि ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु में दिन लंबे होते हैं तो अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, जबकि विंटर सीजन में दिनों की लंबाई कम होती है, इसलिए वहाँ पर सूर्यातप कम प्राप्त होता है। ऐसे ही यदि हम भूमध्य रेखा से सूर्यातप की बात करें, भूमध्य रेखा पर सूर्यातप सबसे अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ पर दिन बहुत अधिक लंबे होते हैं। इसके विपरीत यदि हम ध्रुवों की बात करें, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है, तो वहाँ पर भी सूर्यातप कम प्राप्त होता है। तो उसके बाद है हमारा स्लोप ऑफ लैंड, कि जो भूमि का ढाल है वह भी सूर्यातप की मात्रा का निर्धारण करता है। जो ढाल सूर्य के सामने है वहाँ पर अधिक सूर्यातप प्राप्त होगा, जो ढाल सूर्य के विपरीत दिशा में है वहाँ पर कम सूर्यातप प्राप्त होगा। जैसे कि ये इस चित्र में भी एक्सप्लेन किया गया है कि ये सदर्न हेमिस्फीयर है। यदि हम इंडिया की ही बात करें तो जो सदर्न स्लोप है, जैसे कि कोई भी माउंटेन है, तो सूर्यातप जो है यहाँ पर सीधा पड़ रहा है। इसके विपरीत जो नॉर्दर्न स्लोप है यहाँ पर जो है ये सूर्य के विपरीत दिशा में है, तो इसलिए यहाँ पर कम सूर्यातप प्राप्त होगा। यह ज़्यादा क्षेत्र गर्म करना पड़ेगा, यहाँ पर कम क्षेत्र गर्म करना पड़ता है, तो यहाँ पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर सूर्यातप अधिक प्राप्त होगा, यहाँ पर कम होगा। तो सामने वाले ढाल पर प्रति इकाई सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है, विपरीत ढाल पर कम प्राप्त होता है। उसके बाद हमारा आता है
डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। देखिए कि जैसे हमारी पृथ्वी है वो उसकी रेवोल्यूशनल मूवमेंट होती है जिसको परिक्रमण गति कहते हैं। अपनी परिक्रमण गति के दौरान पूरे वर्ष भर में जब वह एक पूरा चक्कर पूरा करती है तो उसकी स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। तो 3 जनवरी को जो हमारी पृथ्वी है वह सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक होती है। 147 किलोमीटर 147 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। इसलिए इस दिन जो कुल सूर्यातप है 3 जनवरी को वो अधिक प्राप्त होता है। इसके बाद यदि हम जुलाई की बात करें तो जुलाई में 3 जनवरी की अपेक्षा कम सूर्यातप प्राप्त होता है। इस स्थिति को हम बोलते हैं एपीहीलियन। 4 जुलाई को जो पृथ्वी है वह सूर्य से 152 मिलियन किलोमीटर दूर होती है, जबकि 3 जुलाई को 157 मिलियन किलोमीटर दूर होती है। इसलिए पेरिहीलियन की पोजीशन में जो है एपीहीलियन की अपेक्षा 6.6% 6.6% सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है। तो इसलिए माय डियर लर्नर्स, यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मेरे प्रयास को आगे बढ़ाएं। आगे ही भी आपको यदि आपको सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करने से आगे आने वाली एजुकेशनल वैल्यूएबल वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।